100% रिजल्ट होगा वो उसी स्कूल का होगा जिस स्कूल का पिछले 3 या 4 साल जो भी कहा है उसका 100% रिजल्ट रहा हो। हाँ जी, पुराना बताइए, इकोनॉमिक्स में किसी को कुछ पूछना है? हम लोगों ने लास्ट कवर करा था नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में किसी को कोई भी डाउट, कंफ्यूजन, गुंजाइश? जब एक दो बच्चे आ जाएं अभी फिर शुरू करते हैं। रोहित, तबीयत ठीक है तेरी? पुराना वाला क्वेश्चन पूछना क्लियर है? पुराना नॉन टैक्स रेवेन्यू तक यस सर। ठीक है। तो हमारा रिसिप्ट वाला पार्ट पूरा हो गया? नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट पूरा हो गया है ना केवल? और उसके बाद में मैंने सर फिर दोनों ही हो गए सर। कैपिटल रिसिप्ट भी हो गया पूरा, उसमें बता दिया था क्या यस क्या सर। आएंगे कैपिटल रिसिप्ट में पॉइंट्स। यस सर, बता दिया था। क्या क्या बताए थे? सर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, एसेट डिक्रीज होते हैं अरे और वो एग्जांपल तो सारे। डिफरेंस बताया था, डिफरेंस बताया था। इसके सोर्सेस या इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे नॉन टैक्स सर रेवेन्यू में मैंने बताया था कि HMT इसके अंदर BSNL। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मैंने बताया था कि इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट डिविडेंड आएगा, फीस एंड फाइन्स आएगा। ऐसे कैपिटल रिसिप्ट के सोर्सेज बता दिए क्या मैंने? सर एग्जांपल HMT BSNL ये सब दिया तो था आपने। नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग चीज हो नहीं गया। सर, ऐसे नहीं दी सर, आपने डिफरेंस ही बताया। सर नहीं करवाया। अरे यार, ये इसका शुगर लेवल प्रॉब्लम करता है बहुत। सर इसको बोलो ना लॉलीपॉप रखे साथ में। हाँ, क्योंकि एक शुगर लेवल कम रहता है, उसको ध्यान रहता नहीं है कि पढ़ाया नहीं पढ़ाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए जी, इसमें आगे बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इसके अंदर मैं ले रहा हूँ दैट इज कंपोनेंट्स या सोर्सेस। कंपोनेंट्स और सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। फर्स्ट है इसके अंदर बोरोइंग्स, इसमें दोनों आ गई, एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक बोरोइंग एज वेल एज एक्सटर्नल बोरोइंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो भी लोन्स लेती है तो गवर्नमेंट बोरो लोन्स। ठीक है, तो वो तो एक तो हो गया डोमेस्टिक सोर्स।
डोमेस्टिक से हो सकता है लोकल बॉडीज, आरबीआई। लोकल बॉडीज का मतलब जो लोकल बड़े बिजनेसमैन हैं या और कोई ऐसे लोकल बॉडीज है जो कि फंड्स प्रोवाइड करा सके, तो वो तो डोमेस्टिक हो जाएगा। आरबीआई लोन प्रोवाइड करता ही है गवर्नमेंट को, वो भी डोमेस्टिक के अंदर आ जाएगा। एक्सटर्नल सोर्स में हो गया एक्सटर्नल में आ जाएगा आपका फॉरेन गवर्नमेंट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये आप बोरोइंग्स के अंदर बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट बोरो लोन्स। सर लोकल बॉडीज के अंदर आपने क्या बताया था? बेटा लोकल बॉडीज के अंदर इसके अंदर आपका लोकली या इंटरनली बैंक किसी से भी ले ले। फॉर एग्जांपल वो जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनसे लोन ले सकती है, जैसे टाटा अंबानी वगैरह हो गए, इनसे लोन ले सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से लोन ले सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है तो ये लोकल बॉडीज में आ जाएगी। सर IMF क्या है? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक, सेकंड देखें इसके अंदर आफ्टर द बोरोइंग्स। सेकंड इसकी वजह से क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी या एसेट कम होगा? लाइबिलिटी बढ़ेगी। हाँ तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कैपिटल रिसिप्ट किस केस में कैपिटल रिसिप्ट है। यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ये एल इंक्रीज दिखा दिया मैंने। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। इससे हमारे एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीजी, सीजी इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रांट्स लोन्स टू, किस किस को प्रोवाइड कराता है? डोमेस्टिक तो अगेन स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये तो डोमेस्टिक प्रोवाइड कराते हैं। एक्सटर्नल में ऑब्वियसली आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक को तो लोन प्रोवाइड करेगी नहीं, किसको प्रोवाइड करा सकती है लोन वो एक्सटर्नल? बताइए।
एक्सटर्नली सेंट्रल गवर्नमेंट किसको लोन प्रोवाइड करा सकती है, या मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कुछ, तो इनमें से किसको Another लोन प्रोवाइड करा। country. हाँ जी, Another country. अदर कंट्री, दैट मीन्स फॉरेन गवर्नमेंट। सर ये यूटी क्या है? यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट ओन यूनिट्स होती हैं वो पब्लिक सेक्टर, उनको पब्लिक सेक्टर पीएसयू भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इनको जो लोन दे रखा है अगर वो रिकवर हो जाता है तो हमारा लोन एंड एडवांस जो कि एसेट हम जिसको ट्रीट करते हैं वो हमारा कम हो जाएगा, तो कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट थर्ड आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट से भी एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, पहले एक बार हम बात कर ले कि डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता क्या है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ फिर ढंग से और समझाऊंगा इसमें। डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग है, इट मीन्स selling whole or part, selling whole or part of the shares, that is equity। सर ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? डिसइन्वेस्टमेंट, ओके सर। DISINVESTMENT, डिसइन्वेस्टमेंट। दिख रहा है ठीक। यस सर। वो क्या लिखने के लिए मुझे थोड़ा सा नोटबुक टेढ़ी करनी पड़ती है ना, सीधा तो मैं नहीं लिख पाता। बचपन में टीचर ने आदत गलत डाल दी थी कर्सिव हैंडराइटिंग लिख कर सिखाने की, तो अभी तक वही आदत पड़ी हुई है। तो इसका मतलब होता है, इट मीन सेलिंग होल और part of the shares, that is equity of selected ESE मतलब वही ऊपर वाला है, ESE held by government to प्राइवेट सेक्टर। ये देख लीजिए मीनिंग इसका। और इनकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एसेट्स आर रिड्यूस्ड। कहीं आपने 12th के अंदर, सॉरी 11th के BST के अंदर LPG पॉलिसी सुना है? BST में
No, sir. That is liberalization, privatization, globalization. इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन वर्ड सुना है? पता है क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? नहीं पता किसी को प्राइवेटाइजेशन? 12th के स्टूडेंट हो भाई, ऐसा मत करो। सर हाँ जी, सर इसमें गवर्नमेंट की जो असेट्स या फिर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो सारे प्राइवेट सेक्टर में आ जाती है। प्राइवेट सेक्टर को आ जाती है, कैसे आ जाती है? सर प्राइवेट सेक्टर की गवर्नमेंट ले लेती है अगर कोई ओनर नहीं होता प्राइवेट तो। सेक्टर की गवर्नमेंट? सर प्राइवेट सेक्टर की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेती है अगर उसका कोई ओनर नहीं प्राइवेट होता सेक्टर तो। की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी? अगर ओनर नहीं रहा तो। क्या? अरे क्या क्या बात होगी बेटा, तू थोड़ा खाना पीना खा, समझा कर। पापा मम्मी से या किसी से बड़े से बात करा दियो, मैं उनको बोलूंगा थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो। इसकी इसकी आवाज ही दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। सर मैं बिल्कुल नहीं। बोल ही धीरे रही हूँ सर, आवाज अच्छा, ही कमजोर हो रही है। बाकी सब तो ठीक है ना? यस सर। ये दीपिका फालतू मजाक करती रहती है फिर। सर इग्नोर करो उसको। देखिए प्राइवेटाइजेशन का जो मतलब होता है, जैसे वर्ड जो बता रहा है प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब ये नहीं है प्राइवेट सेक्टर का कुछ हम लोग ले लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज होती है, वो आपको मालूम है, गवर्नमेंट हम लोगों का मिक्स इकोनॉमी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। ये यही तक था पॉइंट। इसके आगे के आप ये जरूर लिख सकते हो, इसके आगे इतना जरूर लिख सकते हो कि एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एसेट्स आर रिड्यूस्ड। मैं लिख देता हूँ तो ये पॉइंट पूरा हो जाएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। एज अ रिजल्ट, ये कौन सा पेन आ गया यार? एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एसेट्स आर रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। लिखने तो बता दीजिएगा मुझे। सर लिख आप लिया था। प्राइवेटाइजेशन बता रहे थे ना? यस सर उसका मतलब हाँ, उसका मतलब बता रहा था मैं, कहते ये लिख लिया यहाँ तक, एसेट्स आर रिड्यूस। यस हाँ सर। सर लिख लिया। हाँ ठीक है, तो बात करते हैं ना, घुमा देते हैं नोटबुक को, फिर आराम से समझाते हैं प्राइवेटाइजेशन। ये आपके आएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, एक पूरा चैप्टर है एलपीजी का, तो इसके काम की चीज है हमारे। बेटा हाँ जी, आवाज आ रही है?
यस सर। ठीक है, रुकावट के लिए क्लियर है थोड़ा सा। तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, हमें पता है इसके अंदर हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। और पब्लिक सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे जो है वो इंडस्ट्रीज है। ठीक है, इसके बाद एंटरप्राइजेज हैं बहुत सारी, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। फॉर एग्जांपल आपका इंडियन रेलवे इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर वेरियस जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के अंदर हैं, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन के अंदर हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, ये और भी बहुत सारी जहाँ पर गवर्नमेंट की स्टेक है, जिसके अंदर मैंने कहा था सुजुकी के बारे में बताया था, फॉर इसी तरीके से एचएमटी है। ठीक है, इसी तरीके से आरटीडीसी सुना है? आरटीडीसी होटल्स सुना है कभी? नहीं सुना होगा ना सर, बिना मतलब की बातें तो हम सुनते ही नहीं है सर, आपको पता है ना कितने अच्छे बच्चे हैं। आरटीडीसी का फुल फॉर्म है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जो जो आरटीडीसी, तो राजस्थान के कई होटल्स हैं जो राजस्थान ओन्ड हैं, वो आरटीडीसी के अंदर आते हैं। तो वो भी गवर्नमेंट के होल्ड्स वाले होटल्स हैं। अब क्या होता है, देखो इन होटल्स का, इन इन कंपनीज का जो वर्किंग है, जो इनका डे टू डे रूटीन वर्क है, वो कौन मैनेज करता है बताइए? कोई मिनिस्टर मैनेज करेगा क्या? हु विल मैनेज दीज पीएससीज? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? गवर्नमेंट। इनको मैनेज करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो जो आईएएस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स इनको मॉनिटर करते हैं। वो इनकी वेलबींग के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या ऑपरेशन वगैरह है, सारा सब कुछ है। अब गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, तो इसके अंदर उतना ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होता है, उतना ज़्यादा इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रूटफुलनेस हो, कि ये अच्छे प्रॉफिट्स वगैरह दे रहे हो। ठीक है, तो कई बार गवर्नमेंट को लगता है कि अगर उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो जो उसकी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं, उनको, या फिर जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं उनको, दोनों को। अंतर इतना है, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उससे उसको पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, और जो खराब परफॉर्मेंस कर रही है उससे उसको पैसा कम मिल जाएगा। उनको वो बेच देती है। तो अगर वो बेच देती है, देन दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है यहाँ तक? सर इन होटल्स को बेचना। हाँ, होटल्स को, होटल्स के अंदर जो भी इसके शेयर्स होते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मालूम है, जो भी कंपनी लिमिटेड होती है, जितनी भी लिमिटेड हैं, सारी कंपनीज लिमिटेड होती हैं, पब्लिक लिमिटेड हो या फिर, तो उसके पास में ओनरशिप जो होती है शेयर बेसिस पे होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब 100% शेयर है अगर मान लीजिए किसी होटल में, तो उसका वो 10% बेच देगी, 11% बेच देगी, 20% बेच देगी, या हो सकता है पूरा का पूरा 100% शेयर अपना इक्विटी सेल कर दे। तो उसके इसके अंदर जो ओनरशिप है, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट हैंड्स। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट इनको बेचती नहीं है, वो सेल नहीं करती है, बोले नहीं हमें हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें सेल नहीं करना है, हम तो ये चाहते हैं कि ये प्रॉफिट के अंदर आ जाए, इनका मैनेजमेंट जो है वो बेटर हो जाए, वर्किंग एनवायरनमेंट इनका बेटर हो जाए। तो उसके इसके अंदर क्या करती है गवर्नमेंट, जो ऐसी एंटरप्राइजेस हैं उनको गवर्नमेंट लीज पर दे देती है, किराए पर दे देती है, या फिर उनको टेंडर बेसिस पे उनको अवेलेबल करा देती है। और तो इस तरीके से, तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के अंदर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना, दोबारा बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना, चाहे वो इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट के थ्रू हो, लीज पर लेकर हो, या टेंडर नोटिस वगैरह के थ्रू हो, या बेचकर हो, दैट कंप्लीटली इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। तो किसी भी तरीके से अगर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है, उसका चाहे उसको मैनेज कर रहा हो, चाहे वो उसको लीज पर दे रखा हो, तो वो प्राइवेटाइजेशन होगा। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का वो टाइप होता है, डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का वो टाइप होता है जहां पर
कंपनीज को बेच दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में। डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों में? बताइए। सर डिसइन्वेस्टमेंट इसका पार्ट है प्राइवेटाइजेशन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राइवेट सेक्टर किसी भी तरीके से अगर हेल्प करे पीएसयूज की वर्किंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन, PRYजेशन। स्पेलिंग गलत है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अगर मान लीजिए ये वाला है जहां पे प्राइवेट सेक्टर ने इनको परचेज कर लिया, तो वो प्राइवेटाइजेशन तो है, पर प्राइवेटाइजेशन का एक काइंड हो जाएगा, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन या इज अ काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है जी, बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बाकी और जब अपन यस आईईडी सर। की बात करेंगे तो वहां पे और डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका थर्ड वाला हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। इसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट इसके अंदर, जो हो गया थर्ड देन फोर्थ, स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती हैं वो लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स एक्सेप्ट करती हैं, और उनको फिर टाइम पर जब उनको अवेलेबल अमाउंट चाहिए होता है तो उनको अमाउंट अवेलेबल करा देती है। तो ऑब्वियसली जब आप गवर्नमेंट जो पब्लिक से अगर आप छोटे छोटा पैसा, छोटे छोटे सेविंग्स एक्सेप्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट के लिए वो लाइबिलिटी होगी, क्योंकि वो लोगों का पैसा है और लोगों को लौटाना होगा। तो इसलिए इनकी वजह से लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ बेटा ये रहा, पता नहीं क्या हुआ, बाद में पता करना पड़ेगा अपने को लगता है। आप देखो उधर। तो इसके अंदर आ गया जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कमर्शियल बैंक के चैप्टर के अंदर कि पोस्ट ऑफिस को एक एक्स्ट्रा ड्यूटी दी जाती है कि भाई आप जो फार्मर्स हैं उनके छोटे छोटे पैसा जो है वो एज अ सेविंग एक्सेप्ट कर सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस कैन एक्सेप्ट स्मॉल डिपॉजिट, लेकिन वो लोन नहीं देता, तो इसलिए पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स हैं वो आ गई। ठीक है, इसी के बाद के अंदर किसान विकास पत्र, वो भी इसी में आता है। एनएसएस, नेशनल सेविंग स्कीम, एनएसएस नेशनल सेविंग स्कीम डिपॉजिट्स भी इसी में आता है। तो ये स्मॉल सेविंग्स में हमारी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आ जाती है। हाँ जी बताइए, यहाँ तक कि कैपिटल रिसिप्ट वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया? सर यस। सर एक बार ही बता दो कि इसमें लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी। बेटा इसके अंदर जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स का छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो दीज पोस्ट ऑफिसेस आर मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इनको मैनेज वगैरह सब कुछ करता है। तो इसके अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर लोग जाते हैं, अपना पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो जो पैसा जो जमा हुआ है, जो सेविंग्स जमा हुई हैं, वो सेविंग्स गवर्नमेंट के पास में है। गवर्नमेंट उनको यूज कर सकता है फॉर अ टाइम भी, और जब लोगों को जरूरत होता है वो उनको रिटर्न कर देता है। तो जब हमारे पास में पैसा जमा हुआ, तो जमा हुआ का मतलब हमें इसे लौटाना भी है। तो दीज आर द लाइबिलिटीज फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, सर ये यस कुछ इंटरेस्ट थोड़ी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर कई जगह है, कई जगह कम से कम है, दोनों केसेस हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, कई जगह है लेकिन कम है। और बताइए, चले आगे। यस सर। ओके।
अब आता है ये हमारा, देखिए पूरा हम लोगों ने अपना रिसिप्ट वाला पार्ट हम लोगों ने पूरा कर लिया। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो गया, कैपिटल रिसिप्ट भी हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट को दो में डिवाइड कर दिया, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये पार्ट हमारा पूरा कवर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले वाले पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज बजट एक्सपेंडिचर। ये बजट रिसिप्ट थी। अब आते हैं बजट एक्सपेंडिचर वाले पार्ट पे। ठीक है, अब ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बजट एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का है, टू बी इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे भी हम लोग एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर या एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर है उसकी बात कर रहे हैं। और जो बजटेड एक्सपेंडिचर है उसको तीन वेज में क्लासिफाई करा है। पहला तो वही है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा है हमारा प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। और तीसरा जो है वो है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देख लीजिए, सीधा कर दिया मैंने। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, दीज कम अंडर बजट एक्सपेंडिचर, जो कि हमने बता दिया कि एस्टिमेटेड है हमारा। सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लोग अपना पहला वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाएगा कोई भी आउटफ्लो, पैसा बाहर जाएगा इसके अंदर, कैश आउटफ्लो, सीओ मतलब कैश आउटफ्लो ले रहा हूं मैं। तो किसी भी कारण से पैसा इकोनॉमी से बाहर जाए या गवर्नमेंट के पास से पैसा बाहर जाए, तो किसी भी तरीके का कैश आउटफ्लो हो, पर वो कैश आउटफ्लो ना तो एसेट्स को बढ़ाने में और ना ही लाइबिलिटीज को कम करने में हो। दैट मीन्स if an expenditure does not result in increase in assets or decrease in liabilities, then such expenditure will be termed as revenue expenditure, otherwise capital expenditure। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे या तो एसेट्स बढ़ जाएंगे या लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे मैंने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो क्या होता है कि आपका एसेट्स को बढ़ाने में या लाइबिलिटी को कम होने के अंदर काम में आता है।
वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा, ये वो खर्चा होता है जो कि गवर्नमेंट के किस काम में आता है, नॉर्मल फंक्शनिंग में खर्च होता है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स जो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर जो पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट रन करने में या गवर्नमेंट का कंट्री को रन करने में जो पैसा खर्च होता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आपको सैलरी देनी होगी, ठीक है। उसके बाद में जो पेंशन वगैरह जो चलती आ रही हैं या जो सब्सिडीज चलती आ रही हैं वो आपको देनी होंगी। तो जो जो भी रूटीन वर्क के अंदर जो हमारा लॉ एंड डिफेंस के अंदर मेरा पैसा खर्च होता है वो इसके अंदर आ जाएगा, जुडिशरी के अंदर होता है वो इसमें पैसा खर्च हो जाएगा। तो नॉर्मल कोर्स में जो पैसा खर्च होता है डे टू डे एक्टिविटी के अंदर या एक एक कंट्री को नॉर्मल फंक्शनिंग करने में जो पैसा खर्च होता है उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये हर साल सेम रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो ये रेवेन्यू रैकरिंग नेचर का हो जाता है क्योंकि आपको हर साल गवर्नमेंट रन करनी है, आपको कंट्री को रन करना है, तो इसलिए आपको इन खर्चों को तो बियर करना ही करना पड़ेगा। पर इनके अलावा अगर मान लीजिए कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा है, मान लीजिए कोई आपने डैम बिल्डअप करा है, कोई आपने स्कूल कॉलेजेस में बनाने में पैसा खर्च करा है, कोई और आपने इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करा है, हॉस्पिटल्स वगैरह आपने बनवाए हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आपने अपने पुराने कोई लोन्स का रीपेमेंट करा है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी बताइए, क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद में फिर मैं एक अगेन अपने नोट्स में से ही क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। ये आ गया आपका, ये देख लीजिए। दिख रहा है सबको? यस सर। तो मैं इसको ज़्यादा या अभी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, बाद में फिर नीचे वाला दिखा दूंगा मैं। तो ये कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, गिव रीजन। तो अभी हम इनकी बात कर लेते हैं, 5 जो आसानी से दिखाई दे रहे हैं। बताइए इनमें से कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है। केवल पॉइंट नंबर 5 तक बात कर रहे हैं हम, पेज 6 और 7 में दिखा दूंगा अभी। पहला है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, क्या क्या रेवेन्यू की कैपिटल? रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। परचेज ऑफ शेयर्स बाय गवर्नमेंट, कैपिटल। कैपिटल। ठीक है। देन थर्ड वाला रेवेन्यू। रेवेन्यू है, कैपिटल। कैपिटल। सर इंटरेस्ट पे करा इसमें तो बस। चलो अकाउंट की लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जिस आइटम को आप लोग पीएनएल के डेबिट साइड में शो करोगे, ट्रेडिंग पीएनएल दोनों मान लो, तो वो तो क्या हो गया आपका रेवेन्यू, और जिसे आप लोग बैलेंस शीट में शो करोगे वो हो जाएगा आपका कैपिटल। तो इंटरेस्ट पेमेंट को पीएनएल में शो करेंगे, बैलेंस शीट में? पीएनएल। पीएनएल में करेंगे भाई, सीधी सी बात है। दूसरा अगर यह देखें हम, तो इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपने आपने लोन जो लिया था वो प्रिंसिपल अमाउंट का लोन लिया है या आपने इंटरेस्ट का लोन लिया है, बताइए। आपने प्रिंसिपल अमाउंट का लोन लिया है या इंटरेस्ट अमाउंट का लोन लिया है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का लोन लिया है भाई। महान 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 लोग हैं हमारे यहाँ। गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। इस पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को हर साल 2 करोड़ इंटरेस्ट पे करना है। तो ये जो 200 करोड़ जो है, दिस इज द लोन, ये लायबिलिटी है। इस पर जो मुझे पे करना है 2 करोड़, ये मेरा एक्सपेंडिचर है।
अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर रहा हूं और हर साल मैं 2 करोड़ पे करता चला जा रहा हूं, तो क्या मेरा लोन अमाउंट कम होता जाएगा? नो सर, बताइए। नहीं अगर होगा सर। 2 करोड़ इंटरेस्ट मुझे पे करना है हर साल, और मैं हर साल 2 करोड़ ही पे कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ पे नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हमारा लोन अमाउंट कम होता चला जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। सही नो बताया सर। कि लोन अमाउंट कम नहीं होगा। और जब मेरा लोन अमाउंट कम नहीं हो रहा तो मेरी लाइबिलिटी कैसे कम हो गई? नहीं हो रही ना। दैट मीन्स क्या हो रहा है? लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है, केवल आपका खर्चा बढ़ता जा रहा है। कौन सा खर्चा? रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर मान लीजिए कि मैं 2 करोड़ की जगह हर साल 5 करोड़ पे करता हूँ, 2 करोड़ की जगह हर साल मैं 5 करोड़ पे करता चला जा रहा हूँ, तो उस केस के अंदर मैं अपना लोन अमाउंट भी रिड्यूस करता जा रहा हूँ। तो मुझे बताइए अब ये 5 करोड़ क्या होगा? कैपिटल। ओ शाबाश, मुझे लगा था, पक्का पक्का मालूम था मुझे बच्चा इसको कैपिटल बोलेगा, और ऐसे घुमा फिरा के मैं एग्जाम में भी दूंगा। नहीं होगा। क्या हुआ? नहीं होगा। नहीं होगा कैपिटल, तो क्या होगा? सर दोनों हो जाएगा। दोनों ही हो जाएगा। 2 करोड़ तो रेवेन्यू और 3 करोड़ कैपिटल। शाबाश, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे दोनों हेड्स में जाएगा। ये 2 करोड़ का जो पेमेंट है वो तो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए 2 करोड़ जो है वो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और जो बैलेंस 3 करोड़ है केवल वही मेरी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। पूरा 5 करोड़ मेरी लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर रहा। 2 करोड़ रिड्यूस कर रहा है, 5 करोड़ रिड्यूस कर रहा है लाइबिलिटी को। तो 2 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और बाकी का रिमेनिंग 3 करोड़ जो है वो आपका हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। हाँ जी बताइए, यहाँ पे किसी को डाउट? हर्षिता जी? सर नहीं आया समझ। मुझे पता था नहीं आया, इसलिए मैंने पूछा आपसे। क्या होता है कि अगर किसी टीचर को इकोनॉमिक्स के साथ साथ थोड़ी बहुत अकाउंटेंसी भी आ जाए ना, तो उसकी इकोनॉमिक्स बड़ी खतरनाक हो जाती है। और इसलिए जितने भी बड़े अच्छे बड़े जो टीचर्स हैं ना जयपुर के अंदर, हु आर टीचिंग इकोनॉमिक्स, ओनली इकोनॉमिक्स, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो उनको अकाउंटेंसी आती ही नहीं है। अदरवाइज जिनको आ जाती है ना, बड़ा बड़ा खतरनाक पेपर बनाते हैं, डेंजर वाले। अभी देखना पेपर बनेगा अभी उसमें यूनिट टेस्ट के अंदर। देखिए, मैंने ये कहा कि आपको अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ने 200 करोड़ का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक पे, जिसपे हर साल 2 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस केस के अंदर ये जो मैं 2 करोड़ का जो हर साल इंटरेस्ट पे करता आ रहा हूँ, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट डज नॉट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। केवल 2 करोड़ हर साल पे करने से मेरे ये 200 करोड़ कम नहीं होगा, ये 200 करोड़ 200 करोड़ ही रहेगा। अगर मैंने 10 साल तक 20 करोड़ पे कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा लोन कम होकर 180 करोड़ हो गया। नहीं, लोन अभी भी 200 करोड़ ही है। समझ गए यस सर। हर्षिता जी? हाँ सर। है ना? तो उस केस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम केवल इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट विल रिजल्ट इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। लेकिन वही क्वेश्चन आपको कह देता है कि भाई नहीं, आपने 2 करोड़ का नहीं, आप एनुअली 5 करोड़ का पेमेंट कर रहे हो। नाउ व्हाट इज दिस 5 करोड़? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब, ये पूरा तीनों चीजें दे रखी हैं आपको। दैट मीन आपको मालूम है कि 5 करोड़ के अंदर 2 करोड़ का आपका इंटरेस्ट है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? ये अमाउंट बाइफिगरेट होगा, 2 करोड़ एंड 3 करोड़। तो 2 करोड़ जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, इससे अगेन लाइबिलिटी का कोई कम नहीं है, ये तो रेवेन्यू इसलिए ये तो मेरा एक्सपेंडिचर। गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन 30 करोड़ पे करने से अगर मैं हर साल 3 करोड़ पे करता हूँ, अदर देन दिस, अगर मैं 3 करोड़ पे करता हूँ 10 सालों तक, 30 करोड़ मैंने पे कर दिया, इसका मतलब ये है कि 10 सालों के बाद में मेरा ये लोन अमाउंट जो है 170 करोड़ रहता है। दैट मीन्स पेमेंट ऑफ दिस 3 करोड़ रिजल्ट्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसकी वजह से आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ओके सर। आप समझ हाँ। गए? यस सर। ठीक है जी। ये तो हो गया पूरा। तो ये रेवेन्यू और कैपिटल हमारा पूरा नहीं, कुछ बचा हुआ था इसमें। और हाँ जी, आगे बताइए।
सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, revenue, रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। capital, शाबाश, अकाउंट्स लगा लिया करो साथ में, फायदा करेगा। उसके बाद नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। capital, उसके बाद में फिर आगे है ये लोन ग्रांटेड टू हरियाणा गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रेवेन्यू, रेवेन्यू लोन दे रही है। sir capital, कैपिटल, एसेट्स बढ़ रहे हैं। इसको मैं कहाँ शो करूंगा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लोन्स एंड एडवांसेज है, उसका एसेट बढ़ रहा है। क्यों एसेट बढ़ रहा है? क्योंकि ये उसका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट अब हर साल उसको इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर फॉर सर्व शिक्षा अभियान। revenue, रेवेन्यू, रेवेन्यू पक्का। yes sir, कोई asset थोड़ी बन रहा है। एसेट ही नहीं बन रहा। ये भगवान, दुनिया का सबसे पावरफुल एसेट बन रहा है, आप बोल रहे हो एसेट ही नहीं बन रहा। सर ये asset होगा? एसेट नहीं है। सर कैसे होगा? अगर एसेट नहीं है तो गवर्नमेंट परेशान क्यों हो रही है कि हमारे आने वाली यूथ का क्या हो रहा है, क्यों उनका शुगर लेवल कम हो रहा है, क्यों वो अपना शुगर लेवल हाई नहीं रखते? सर बिकॉज अब तो ठीक है सर। बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स is the greatest asset of any government of any country। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप टीचर्स को ट्रेनिंग देके उन्हें और अपडेटेड कर रहे हो, उनको बेटर रिसोर्स बना रहे हो, आपका ह्यूमन एसेट बढ़ रहा है। ठीक है जी। सर इसी एग्जाम्पल के और देना एक एग्जाम्पल। इसके अंदर और आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर ले सकते हो कि किसी भी तरीके का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर एक्सपेंडिचर होता है, ट्रेनिंग के अंदर एक्सपेंडिचर होता है, तो डेट बिल्ड्स इन ह्यूमन स्किल्स या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बिल्डअप करता है वो। तो किसी भी ओके तरीके का सर। रिसर्च डेवलपमेंट ऑन ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर होता है, वी विल कंसीडर इट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाले टाइम के अंदर मेरे को और फायदा करके देगा, समझ रहे हो? और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? वही तो होता है जो आज भी फायदा दे और आने वाले टाइम में भी फायदा दे। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा? तो ये छोटे से मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैंने डिस्कस करे जो मैंने नोट्स में ले रखे हैं अपने। इसके बाद में अब हम चलते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपके टर्म उसमें टेस्ट में जरूर आएगा, होम एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये चीज जो है वो बोर्ड्स जो पूछ लेती है 3 मार्क्स के अंदर। यार रहने दो, 24 25 तो हो ही गए, ब्रेक ले लेते हैं, फिर आराम से अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो आज के यहीं तक हम लोग इकोनॉमिक्स कवर करते हैं अपना। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग अपना अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। किसी को यहाँ और डिस्कशन चाहिए हो इकोनॉमिक्स में तो मेरे से पूछ लो। सर अभी आपने जो दिखाया था अपने नोट्स में से एक बार दोबारा दिखा दो। अभी दिखा देते हैं बेटा, अपने घर के नोट्स हैं, बताओ क्या देखना है। सर थोड़ा सा और पास स्क्रीनशॉट लेना है किस चीज का? सर, इन एग्जाम्पल्स का। एग्जाम, ये वाला एग्जाम इनका अभी देते हैं, हाँ। तो आपको शेयर करते हैं, इसलिए हो गया हमारे पास। मैंने ट्यूशन पे बच्चों के साथ डिस्कस करा था ये। सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जो फर्स्ट वाला था ना वो सब्सिडी वाला, उसमें सर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कौन सब्सिडी? सब्सिडी कैसे कैपिटल होगा? रेवेन्यू कैपिटल कैसे कर लिया उसको?
सर एक बार बता दो क्या? बेटा सब्सिडी जो है, गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है वो हर साल उसको देनी होती है। ऐसा नहीं है एक साल दे के अगले साल रुक जाएगी, समझे? तो जब वो हर साल देगी तो नेचुरली उसको क्या कंसीडर करें, बताइए? रेवेन्यू। रेवेन्यू। कहाँ गया, कहाँ गया? ये इतने सारे टॉपिक बच्चे पढ़ लेते हैं कि समझ में नहीं आता कौन सा टॉपिक कहाँ। ए ज्यादा मत बोल, चुप रहे, साले रैफड मार दूंगा मादर चोद। कुत्ते की तरफ। चलो इसी में ही नहीं मिल रहा मुझे, मैं 1 मिनट इसको जूम कर देता हूँ। ये आप दिख रहा है अक्षता? यस सर। ओके सर। ठीक है। हम्म। अकाउंट्स के अंदर मैंने क्वेश्चंस दिए थे, उसमें किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लें। ये अपनी क्लास के अंदर हीर माथुर कौन है? कोई नहीं। और कनिक? कनिक तो है। अपनी क्लास में कनिक कौन है? नो सर, इसने साइंस लिए कनिक ने। तो ये मेरी क्लास में क्या कर रहा है? पिटना पता है नहीं क्या सर। इसे? पिटना है क्या? शुक्र करो ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो इनका तमाशा बन जाता। मस्ती पसंद नहीं है, मस्ती ऐसी मस्ती पसंद नहीं है फालतू की। इन बच्चों को क्या लगता है कि मैं कॉन्स्टेंटली वॉच नहीं करता कौन मेरी क्लास में कौन नहीं है? नॉर्मल टीचर के जैसे कोई भी आ जाओ कुछ भी कह के चले जाओ। बेटा तुम बाहर ही रहो, इकोनॉमिक्स की क्लास में, अकाउंट की क्लास में तुम क्या करोगे आके? हाँ भी अपने आस पड़ोस में देख लेना, और तो कोई नहीं है ना जो अपनी क्लास का नहीं है। ये हर्षिता बच्ची है क्या अपनी क्लास में? नो सर, निकालो बाहर। नहीं ये भी नहीं लग रही मेरे को क्लास में। और ये परिधि भी नहीं, परिधि है क्या क्लास में? परिधि भी नहीं है शायद। नो सर, निकाल दो इसको। ये देखो क्या क्या नाम आ रहे हैं, रेखा कुमावत। और रेखा कुमावत कौन है मेरी क्लास में भाई? मतलब क्या इनको क्या लगता है टीचर मतलब क्या? क्या बोलूं, वो भी मेड से पंगे। किसी और से लो तो समझ में भी आता है। हाँ जी, पूरा उसमें न्यूमेरिकल्स में किसी को कुछ पूछना है अकाउंट्स में? क्वेश्चन दिए थे करने के लिए मैंने।
हाँ बच्चों बताओ, अकाउंट्स में पूछना है किसी को कुछ? दीपिका हो गए क्वेश्चन? सर वो गुडविल में एडजस्टमेंट वाला टॉपिक वापस से- बेटा एडजस्टमेंट वाला टॉपिक अभी नहीं, अभी नहीं। अभी तुम्हारा सेकंड चैप्टर समझ लो तुम, उसको बाद में देख लेंगे अपन। ठीक है ना? हाँ सर। क्योंकि उसका कारण क्या है कि वो टॉपिक सर ने पढ़ा दिया है, और उस टॉपिक को सर के पढ़ाने में और मेरे पढ़ाने में बिल्कुल डिफरेंस है। तो वो चीज अपन आउटसाइड द क्लास उसको समझ लेंगे, अपन क्लास में नहीं लेते उस चीज को अपन। ओके सर। चलिए, तो अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है न्यूमेरिकल्स में, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ा जाए उसके अंदर फिर। इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 निकालिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ये वाला है। हाँ मिल गया क्वेश्चन आपको, एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल मिल गया? यस सर। नहीं मिला? मिल गया? मिल गया। मिल गया, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं स्क्रीन से, और मैं रीड कर रहा हूँ, तो साथ साथ आप भी क्वेश्चन को रीड कर लें, देखते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर, क्या पूछा है इसमें से।